Chitra Vikas from Chemistry Department. Today we will discuss about chemistry. In the previous lecture we discussed about what is chemistry, what is the importance of chemistry, how we can define chemistry in various subjects and in various fields of science. Today we will start the chapter number 1, basic concepts. In this chapter we will discuss about the basic concepts of chemistry from about the history of atom को कैसे डिस्कवर किया गया, कौन कौन सी वेरिफिकेशन आई, मॉडिफिकेशंस आई उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर, और नेक्स्ट उसके टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ एटम। उसके बाद हम कैसे एटम को डिफाइन कर सकते हैं, एविडेंस डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से सिंपल या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम एटम के स्ट्रक्चर को इन डिटेल हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स-रे वर्क। हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम के साथ। हिस्ट्री ऑफ एटम में सबसे पहले मैटर को सपोज किया जाता था कि हर वो चीज़ जो कि जिसको हम इन द बिगिनिंग एटम को मैटर को इस तरीके से डिफाइन किया जाता था कि अर्थ है यानी फायर है, वाटर है या अर्थी मटेरियल है, इन तमाम चीज़ों को मैटर कंसीडर किया जाता था। उसके बाद ग्रीक फिलोसफर्स ने मैटर को एक्सप्लेन किया कि मैटर हर वो चीज़ है जिसको हम स्मॉलर और स्मॉलर यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, और एक ऐसा बेसिक यूनिट आता है जिसको हम मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया ग्रीक फिलोसफर ने, लेकिन इनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे बेस नहीं करती थी, कि एक्सपेरिमेंटली उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था, जस्ट थ्योरेटिकल एक डेफिनेशन दी गई थी कि हम मैटर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद डेमोक्रिटस ने 460 BC में इसी आइडिया को कि जो पार्टिकल्स थे जो कि जिनको हम एक बेसिक यूनिट के बाद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनको एटम्स का नाम दिया। एटम जो है बेसिकली ग्रीक वर्ड एटमॉस से निकला है, जिसका मतलब इनविजिबल या अनकटेबल, कि वो चीज़ जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते या उसको मजीद फर्दर एक पॉइंट के बाद डिवाइड नहीं कर सकते, उसको एटम का नाम दिया। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। क्वांटिटेटिव स्टडी में ये देखा गया कि कंपोजिशन जो है प्योर सब्सटेंस की वो किस तरीके से है। जब उस कंपोजिशन को नोटिस किया गया तो ये बात सामने आई कि फ्यू एलिमेंट्स, चंद एलिमेंट्स थे जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की कंपोजिशन का हिस्सा थे। एक और बात नोटिस की गई 17वीं सेंचुरी में ड्यूरिंग द क्वांटिटेटिव स्टडी कि किस तरीके से एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, और कंपाउंड्स को जब हम उनकी ब्रोकन डाउन करते हैं या उनको तोड़ते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स के अंदर जो कि कंबाइन करके कंपाउंड को बनाते हैं, तो एलिमेंट से कंपाउंड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस और कंपाउंड से वापस उसके कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स में उसको ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो ये तमाम की तमाम क्वांटिटेटिव स्टडी 17वीं सेंचुरी में की गई। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में तकरीबन 18वीं सेंचुरी के एंड में दो लॉज जो कि जिनका कोई रेफरेंस नहीं था एटॉमिक थ्योरी के साथ, वो मर्ज हुए। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्लोजली रिलेटेड था लिवाइजर के वर्क के साथ। लिवाइजर ने क्या चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, यानी टोटल जो मास है रिएक्शन का वो कांस्टेंट रहता है, कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास रिएक्शन के अंदर बनेंगे। तो लॉ ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जैक्टली क्लोजली रिलेटेड था लिवाइजर के वर्क के साथ। जो सेकंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, हमें ये एक्सप्लेन करता था कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को उसके कांस्टेंट एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं या तोड़ते हैं, तो जितना मास कंपाउंड का था या ओरिजिनल सब्सटेंस का था उतना ही उसके कांस्टेंट एलिमेंट्स का होगा। और इस लॉ को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था जोसेफ रूल्स ने। जॉन डॉल्टन ने इन्हीं दो लॉज को स्टडी किया और उस पर मजीद वर्कआउट करने के बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन किया। इस लॉ के मुताबिक कि अगर हम कोई भी दो एटम के किसी कोई भी सेम टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स दे सकते हैं। इसके एग्जांपल के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर का कंपाउंड बनाते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन सपोज हमने 2 ग्राम ली, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 16 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूल हमें 18 ग्राम। Similarly, hydrogen 2 gram and oxygen here will be 32 gram and hydrogen will be 34 gram.
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने हमें एक्सप्लेन किया कि हम अगर एक एलिमेंट जिसकी फिक्स मैस लिया है हमने, वो ऑक्सीजन के मैसेस के साथ कंबाइन करेगा, तो जो ऑक्सीजन है उसके मैस को हम एक स्मॉल होल नंबर रेशियो के साथ शो करेंगे। इन दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीजन जो है वो 1:2 से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें ये एक्सप्लेन करता है कि अगर हम सेम टू एलिमेंट्स को कंबाइन करें और वो डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हों, तो एक एलिमेंट जो कि फिक्स रेशियो में होगा वो दूसरे एलिमेंट के मैसेस के साथ एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में बनाएगा, जो कि इस तरह एग्जाम्पल में शो किया गया है। तो इस लॉ को एक्सप्लेन किया जॉन डाल्टन ने, पहले उसने स्टडी किया, जो कि ऑलरेडी 2 लॉज एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी मर्ज हुए थे। उन्हीं को आगे फर्दर उसने एक्सप्लेन करने के बाद एक थर्ड लॉ इंट्रोड्यूस करवाया। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी बाद में इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद जे बर्ज़ेलियस ने एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मैस होता क्या है। हम देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को काउंट करते हैं तो हम उसे एटॉमिक मैस कहते हैं। जे बर्ज़ेलियस ने 1848 में एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन किया और सिस्टम दिया कि हम किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद 1886 में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया एटम के स्ट्रक्चर में। तो गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है वो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के स्ट्रक्चर में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। 1897 के अंदर जे थॉमसन ने सबसे पहले प्योर पुडिंग मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उस थ्योरी के मुताबिक कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पुडिंग की तरह था और जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड थे, जस्ट लाइक प्लम। कि एक खीर के अंदर जिस तरीके से हम किशमिश या बादाम वगैरह यूज करते हैं, तो उस बादाम की या किशमिश की मिसाल उन्होंने नेगेटिव चार्जेस से दी, और पुडिंग मतलब कस्टर्ड या जो भी खीर है हमारे पास उसकी मिसाल पॉजिटिव चार्जेस की तरह है। यानी पॉजिटिव मीडियम के अंदर नेगेटिव चार्जेस जो है वो एम्बेडेड थे या वो दूर दूर अटके हुए थे उसको पूरे मीडियम के अंदर। इसके अलावा जे थॉमसन ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन्स की थ्रू द कैथोड रेज के जरिए। इलेक्ट्रॉन्स अगेन द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। इन 1911 के अंदर जो जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको रदरफोर्ड ने डिसअप्रूव कर दिया कि ये मॉडल ठीक नहीं है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अकॉर्डिंग टू इस एक्सपेरिमेंट उसने एक एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल यूज की और अल्फा पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया, जो कि किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से एमिट किए गए थे। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इसने प्रूव किया कि एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस जो है वो दरमियान में मौजूद होता है, कि पॉजिटिव चार्ज है दरमियान में, और इलेक्ट्रॉन्स को उसने सराउंड किया हुआ है, कि दरमियान में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द उसको सराउंड किए हुए हैं, उसको घेरे हुए हैं। तो बाद में इस बात को इसने प्रूव किया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे। इसको प्लैनेटरी मॉडल का नाम दिया और ये रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन किया था। रदरफोर्ड के बाद नील बोहर ने एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया क्वांटम थ्योरी के बेस पे। नील बोहर ने ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। एनर्जी उसी वक्त रिलीज या एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन या तो हायर से इनर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करें या इनर इलेक्ट्रॉन से आउटर ऑर्बिट की तरफ मूव करें। सपोज हम जैसे एग्जांपल है कि इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर इनर ऑर्बिट की तरफ मूव करता है तो एनर्जी उसमें से रिलीज होगी, और अगर इनर ऑर्बिट से वो आउटर ऑर्बिट की तरफ जाता है या जंप करता है या मूव करता है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हमें एक रिलेशन दिया जिसमें डेल्टा ई डिफरेंस इन एनर्जी को शो करता है। E2 - E1 = h², h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट को शो करता है। उसके बाद 1927 के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें एक्सप्लेन किया कि हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम मेजर कर सकें एग्जैक्ट वेलोसिटी या एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स की साइमल्टेनियसली, कि एक ही वक्त में हम उसकी एनर्जी को या उसकी वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, हमें कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट बाउंड्री कौन सी है।
1932 में थर्ड जो कि फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के स्ट्रक्चर का, उसको डिस्कवर किया गया, जिसको हमने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ एटम को डिफाइन करने के बाद हम एटम को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन कि एटम बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है या पार्टिसिपेट करता है। एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। सिर्फ नोबल गैसेस हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, वो जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। उनकी एग्जांपल्स है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनोन। सिमिलरली दूसरे वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनकी एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए अनस्टेबल होने की वजह से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस तमाम के बाद एटम को डिफाइन करने के बाद हम आते हैं एविडेंस ऑफ एटम कि एटम्स को हम आम आँख से देख सकते हैं या नहीं। एविडेंस का मतलब है उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी शवाहिद, उसके मौजूद होने का, किस तरीके से हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एटम को आम आँख से नहीं देखा जा सकता, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम या तो सिंपल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप हम स्कूल या कॉलेजेस की लैब्स में अक्सर ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करवाने के लिए या इनिशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए उनको एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं बेसिक लेवल के। पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है। एविडेंस में हम या तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फोटोन ऑफ लाइट को इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। इसमें हम प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट होता है हमारे पास, वो स्पेसिमेन है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, लेंसेज होते हैं जो कि एक मैग्नीफाइड करके हमें उसके स्पेसिमेन की पिक्चर शो करते हैं। बेसिकली हम इसमें फोटोन ऑफ लाइट यूज करते हैं जिसकी वेवलेंथ अराउंड रफली अगर हम मेंशन करें तो 400 टू 600 नैनोमीटर होती है। अब वो तमाम ऑब्जेक्ट्स कि जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम होती है, हम उन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोई ऐसी सोर्स यूज करना है कि जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम हो। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ विजिबल लाइट से बहुत कम होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रोसेसिंग इस तरीके से होती है कि हमारे पास सोर्स विजिबल लाइट के बजाय या सोर्स ऑफ लाइट के बजाय हम इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। उसके बाद स्पेसिमेन हम इसमें यूज करते हैं, हम उसमें वैक्यूम मीडियम के जरिए तमाम की तमाम एयर रिमूव कर देते हैं, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो है वो फार तेजी से मूव नहीं कर सकते। थर्ड पर है कि हम इसमें मैग्नीफाइड इमेज और लेंसेज के बजाय हम इसमें कॉइल शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं। यहाँ पे हम लेंसेज यूज करते हैं जिसके बाद हमें मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम कॉइल शेप यानी हम बेंट लेंसेज लेने के बजाय कॉइल शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं जो कि हमें मैग्नीफाइड इमेज शो करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए फोटोग्राफ ली है ग्रेफाइट की। पहले तो होना चाहिए कि ग्रेफाइट क्या चीज है। ग्रेफाइट बेसिकली एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, कार्बन एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट। एलोट्रोपिक होता है कि अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, कि अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे मोर देन वन फॉर्म, तो उसे एलोट्रोपिक कहते हैं। एग्जाम्पल है कार्बन की। कार्बन में की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, वन इज डायमंड एंड सेकेंड वन इज ग्रेफाइट। डायमंड में क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्स के दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस स्ट्रक्चर में
कुछ जो है वो ब्लैक बैंड नजर आ रहे हैं और कुछ जो है वो ब्राइट बैंड। ये हमें अब ये किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो व्हाइट बैंड है वो कार्बन एटम्स को शो करते हैं और जो ब्लैक है वो एम्प्टी स्पेसेस को शो करते हैं। इस फिनोमिना को या इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस प्रोसेस के जरिए जिसे हम एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन कहते हैं। तो पहले हमने ग्रेफाइट को एक्सप्लेन किया कि एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उन लेयर्स के दरमियान में माइनर सा डिस्टेंस होता है, जो उस माइनर से डिस्टेंस की वजह से हमें ये ब्लैक लाइंस नजर आ रही है। और ब्राइट बैंड वो पोर्शन है जहां पे कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये बैंड्स किस तरह से बने, कार्बन जिस जगह पे है वहां पे ब्राइट बैंड क्यों है और ब्लैक लाइंस हमें क्यों शो हो रही। हम इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया कि हम इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एटम की सरफेस पे पड़ते हैं तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं। एनर्जी गेन करने के बाद वो एक्साइटेशन स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो उसने डी एक्साइट होकर अपने सोर्स के पास ही वापस आना होता है। तो एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज होगी वो लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी और वो दोबारा से डी एक्साइट होके उसी एटम का हिस्सा बन जाएगा जहां से वो एक्साइट होके एक्साइटेशन स्टेट में गया था। तो वो जो एनर्जी उसने रिलीज की थी एक्साइटेशन से डी एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी। उस लाइट की वजह से हमें जिस एरिया में कार्बन मौजूद है वहां पे ब्राइट बैंड नजर आता है। ये था कि हम एविडेंस यानी एटम की एविडेंस को हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एडवांस फॉर्म में हम उसको 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सैम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेकंड वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड थर्ड वन इज स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसके बाद हम आते हैं कि हम किस तरीके से एक्सरे वर्क को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सरे वर्क जो कि 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने डिफरेंट साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो उसके बाद एक्सरे वर्क को इंट्रोड्यूस करवाया। अकॉर्डिंग टू दिस कि एक्सरे वर्क से हमने डिटरमिन किया डायमीटर ऑफ एटम कि एटम का जो डायमीटर है। पहले बात ये कि डायमीटर क्या होता है, हमने कंसीडर किया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्फीयर की फॉर्म में होता है या एक सर्कल की फॉर्म में होता है। तो 2 बाउंड्रीज के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको डायमीटर कहते हैं। जो उन्होंने एक्सरे वर्क के जरिए डिटरमिन किया डायमीटर ऑफ एटम जो कि अप्रॉक्सीमेटली था 2 × 10⁻⁻⁻। हम इसको नैनो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरीके से, अगर हम इस तरीके से वैल्यूज को पुट करें सॉल्व करेंगे इसे तो 0.2 नैनोमीटर हम इसको यानी मीटर से नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एटम के मैसेज को एक्सप्लेन किया गया कि मैस ऑफ एटम रेंज है उसकी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻25 to -27 kg। अगर हम इसको किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली 10⁻25 10⁻³ ग्राम जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻² ग्राम इजीली हम इसको ग्राम में भी कन्वर्ट करके मेंशन कर सकते हैं जब हम न्यूमेरिकली इसको इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि किलोग्राम में ये यूनिट बहुत छोटा है किसी भी एटम के मास को फाइंड आउट करने के लिए, तो इसलिए हम एटॉमिक मास यूनिट के एक्सप्रेशन यूज करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसकी इक्विवेलेंट है 1.661 10⁻27 kg। अगर हम इस वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इस तरीके से यानी उसको जस्ट 10⁻³ पुट करके उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अगर एग्जांपल लेना चाहें कि जस्ट एक फुल स्टॉप पे अगर हम लगाते हैं तो इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं। तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेता है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एटम देखा कि किस तरीके से ग्रीक फिलोसोफर से मैटर को एक्सप्लेन जो किया गया था उसमें मॉडिफिकेशन आई। लास्ट में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को एक्सप्लेन किया जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं
जो कि एटम में मौजूद होते हैं। तो पहले ही कहा गया था कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन सिर्फ एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर तकरीबन 100 मोर देन 100 स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं। लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से सिमिलर होता है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं होता और इसका मास भी कम होता है। और एंटी न्यूट्रिनो जो है वो ऑपोजिट है न्यूट्रिनो से। प्रोटॉन को हम P से शो करते हैं, न्यूट्रॉन को 1 से, इलेक्ट्रॉन विद माइनस चार्ज, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से। उसके बाद कि एटम को हमने एक्सप्लेन किया कि एटम होते क्या है, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल पहले कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब उसमें मोर देन 100 स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसकी पूरी हिस्ट्री को हमने ऑब्जर्व किया। हिस्ट्री के बाद हमने देखा कि हम उसको एविडेंस को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए वो तमाम ऑब्जेक्ट्स क्योंकि विजिबल लाइट के जरिए हम उनको नहीं ऑब्जर्व कर सकते, वेवलेंथ कम होने की वजह से हम उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए फोटोग्राफ की ग्रेफाइट की, जो कि 15 टाइम्स उसको मैग्नीफाइड किया गया था। तो ग्रेफाइट के एग्जाम्पल को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ब्राइट बैंड कार्बन्स को शो करते हैं और जो ब्लैक लाइंस हैं वो एम्प्टी स्पेसेस को जाहिर करती हैं। और लास्ट में हमने देखा कि एक्स-रे वर्क जो कि 20वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके जरिए हम एटम का डायमीटर को डिटरमिन कर सकते हैं और इसके अलावा मैसेज ऑफ एटम भी डिटरमिन कर सकते हैं।